आज इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एड्स टू इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इनका क्या रोल है इन कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, एड्स टू इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं और किस तरह से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के कंप्लीट पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम इंटरनल एड्स के सभी सोर्सेस के बारे में बात करेंगे विच हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इफेक्टिवली। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स टू इंटरप्रिटेशन। राइट, एड्स टू इंटरप्रिटेशन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, और दूसरा है एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। राइट, तो इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड। नाउ व्हाट डज द टर्म एड मीन्स? तो बेसिकली अपने प्रीवियस कई लेक्चर्स में हमने ये समझा कि बेसिकली लॉ बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर का है, उन लॉज के एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है, और उन्हीं लॉज के इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशरी का है, कोर्ट्स का है। और इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जुडिशरी लॉ मेकर्स के इंटेंशन को कन्वे करने की कोशिश करती है। और हमेशा कोर्ट्स को यह एफर्ट्स लगाना होता है कि कोर्ट्स उन्हीं मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करें जो लेजिस्लेचर के ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट के पर्पस को फुलफिल करता हो, ना कि डिफीट करता हो। तो ये जो एड्स टू इंटरप्रिटेशन है ये बेसिकली क्या है? टूल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि सपोर्ट है, डिवाइसेस हैं which helps the judiciary in effective interpretation of statutes। तो statutes को, statutory provisions को effectively interpret जिन tools, जिन devices, जिन support के माध्यम से किया जाता है, वो devices, वो methods, वो tools कहलाते हैं aids to interpretation। I hope कि एड्स टू इंटरप्रिटेशन क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एड्स टू इंटरप्रिटेशन है इन्हें हम दो पार्ट्स में या दो कैटेगरी में पुट अप कर सकते हैं। पहला इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन और दूसरा एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन।
तो आप कहीं साइड में लिख सकते हो कि टूल्स या डिवाइसेस which helps in interpreting the statutes effectively are called as aids to interpretation. Right. इंटरनल एड्स में कई टूल्स हैं और ये जो टूल्स हैं ये स्टैट्यूट का पार्ट होते हुए भी स्टैट्यूट्स के पार्ट नहीं है। कैसे नहीं है उन्हें अभी हम समझेंगे। ये जो इंटरनल एड्स हैं, इंटरनल टूल्स हैं, ये विद इन द स्टैट्यूट अवेलेबल होते हैं, विद इन द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस प्रेजेंट होते हैं और इनके माध्यम से हम इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। इंटरनल एड्स में कौन कौन से एड्स हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला है टाइटल, दूसरा है प्रियम्बल, तीसरा है मार्जिनल नोट्स, चौथा है illustrations, explanations, proviso, definition clause, एक दो तीन चार पांच छह सात। एक और है विच इज स्केड्यूल। राइट। तो आप देखोगे कि ये जो एड्स हैं whether टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइजो, डेफिनिशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज और शेड्यूल, ये जितने भी एड्स हैं ये सभी एड्स विद इन द स्टैट्यूट अवेलेबल होते हैं और इन्हें कॉन्सिडर करते हुए हम इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। तो ये कहलाएंगे इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। आगे आप लिख सकते हो दे मे नॉट बी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। ये स्टैट्यूट के स्टैट्यूटरी प्रोविजन के पार्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और फिर हमारा है एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन जिसमें है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, डिक्शनरी, फॉरेन डिसीजंस एंड लॉज। जब हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे तो इसमें सब क्लासिफिकेशन भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे बिल्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, कमिटी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है? एड्स टू इंटरप्रिटेशन है। आप वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम इन सभी एड्स, इन सभी टूल्स को डिटेल में समझने वाले हैं, विच आर टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, illustrations, explanation, proviso, definition clause, schedules. Right. So aids to interpretation are nothing but the tools, the devices which helps in interpretation of statutes effectively. आगे आप लिखोगे for the purpose of construction and interpretation.
जुडिशरी इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स का यूज करती है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स करते समय। और ये इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स में ये सभी क्या हैं, डिफरेंट एड्स हैं और ये इनका क्लासिफिकेशन है, राइट। इंटरनल एड्स आर दोज मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स हैं विच आर अवेलेबल विद इन अ स्टैट्यूट इटसेल्फ, जो कि विद इन स्टैट्यूट अवेलेबल होते हैं, यानी स्टैट्यूट के अंदर ही ये एड्स आपको मिल जाएंगे। दो दे मे नॉट बी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, लेकिन ये स्टैट्यूट के पार्ट नहीं होते हैं, राइट। इंटरनल एड्स मीन्स दोज एड्स which are available within statute itself. Each and every part of enactment helps in interpretation. और आप देखोगे, अभी हम समझेंगे कि कैसे टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, डेफिनेशन क्लॉज, शेड्यूल्स, जो कि विद इन द स्टैट्यूट अवेलेबल है, किस तरह से हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करते हैं और किस तरह से लेजिस्लेचर के ऑब्जेक्ट को डिराइव कराने में जुडिशरी का हेल्प करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन इज टाइटल, और ये जो टाइटल है ये लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल में डिवाइड हो जाएगा। लॉन्ग टाइटल, the long title of a statute is an internal part of the statute and is admissible as an aid to its construction. तो ये जो लॉन्ग टाइटल है ये बेसिकली स्टैट्यूट का एक इंटीग्रल, एक इंटरनल पार्ट होता है जिसे हम एड्स टू कंस्ट्रक्शन में एज ए टूल यूज करते हैं while interpreting the statute. कैसे, आइए समझते हैं। Statute is headed by long title and it gives description about object of an act. Whenever you read the statute, जब कभी भी आप किसी एक्ट को पढ़ते हो, तो फॉर एग्जाम्पल जब आप हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ोगे तो यहां आपको लिखा मिलेगा एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमोंग हिंदूज। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये किस लिए है या इस एक्ट का स्कोप क्या है? तो जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस अमोंग हिंदूज, तो इससे हमें कई सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि ये एक ऐसा एक्ट है जो अपने आप में उन सभी लॉज को अमेंड करते हुए और हिंदू मैरिजेस से जुड़े सभी लॉज को एक जगह कंसोलिडेट किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टाइटल है ये इंटीग्रल पार्ट है इस स्टैट्यूट का, जो कि हमें मदद करता है उस एक्ट के ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को समझने में। इट बिगिंस विथ द वर्ड्स एन एक्ट, अभी हमने पढ़ा। एग्जाम्पल के लिए जब आप सीआरपीसी 1973 को पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। रिसेंट टाइमिंग्स में जो लॉन्ग टाइटल है उसे कोर्ट ने कई बार यूज किया है स्टैट्यूट के सर्टेन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के दौरान। हाउएवर इट इज यूजफुल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिमूविंग एम्बिग्यूटी एंड कंफ्यूजन्स
and is not a conclusive aid to interpretation of statute। लेकिन इस पर्टिकुलर एड का इस्तेमाल हम केवल एम्बिग्यूटी, अनक्लियरनेस और डाउट के केसेस में यूज कर सकते हैं, और ये अपने आप में किसी प्रकार का कंक्लूसिव एड नहीं है किसी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में। यानी ये एक टूल नहीं है, ये एक कंप्लीट टूल नहीं है, और केवल एम्बिग्यूटी के केस में हम इस पर्टिकुलर एड को यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये क्लियर नहीं है कि इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, तो उस केस में हम इस लॉन्ग टाइटल को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन पास्ड, राइट। एक केस है हमारे पास इन मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया कि लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट इज रिलाइड एज अ गाइड टू डिसाइड द स्कोप ऑफ एन एक्ट। तो किसी भी एक्ट के स्कोप को डिसाइड करने में लॉन्ग टाइटल वाइटल रोल प्ले करता है। Although the title is a part of the act, it is in itself not an enacting provision। तो हाँ, ये एक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट जरूर है, लेकिन ये कोई इनैक्टिंग प्रोविजन नहीं है उस पर्टिकुलर एक्ट का। And though useful in case of ambiguity of enacting provision, is ineffective to control their clear meaning। तो ये अपने आप में कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। अगर हमें उस एक्ट के ऑब्जेक्ट या पर्पस को लेकर के कोई डाउट है, कोई एम्बिग्यूटी है, देन वी कैन रेफर लॉन्ग टाइटल, राइट। दूसरा क्या है? शॉर्ट टाइटल। The short title of an act is for the purpose of reference and for its identification. It ends up with the year of passing the act। Like जब आप पढ़ते हो इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसके आगे उस एक्ट का पासिंग ईयर लिखा होता है। लाइक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन पीनल कोड 1860, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये क्या है? ये है शॉर्ट टाइटल, और इसका इस्तेमाल हम किसी एक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। Even though short title is part of statute, it doesn't have any role in interpretation of provisions of an act। तो ये स्टैट्यूट का इंटरनल पार्ट जरूर है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में हम इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ वी हैव टू नो द आइडेंटिटी, अगर हमें उस एक्ट का आइडेंटिटी देखना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, तो फिर हम शॉर्ट टाइटल को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये किस लिए है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, राइट। दूसरा है प्रियम्बल। तो टाइटल हमने समझा, नाउ वी विल डील विथ प्रियम्बल। किसी भी स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट और पर्पस हमें उसके प्रियम्बल को पढ़ने से ही पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, पर्पस, ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें प्रियम्बल को देखना होगा। सेम उसी मैनर में प्रियम्बल क्या करते हैं? तो प्रियम्बल बेसिकली उस पर्टिकुलर एक्ट के पर्पस, ऑब्जेक्ट को निर्धारित करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। प्रियम्बल अगर हम बात करें शॉर्ट में क्या है, तो ये पूरा का पूरा एक्ट है, राइट। नाउ इफ द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट इज क्लियर, अगर उस एक्ट का जो लैंग्वेज है वो अपने आप में क्लियर है, देयर इज
no chance of any kind of ambiguity, everything is clear, तो फिर हम preamble को इग्नोर कर सकते हैं. Preamble is very much important part of statute and is put in the beginning of the act to define necessity and the purpose behind enactment. हर एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रियम्बल होता है, और चूंकि प्रियम्बल से ही उस एक्ट के ऑब्जेक्ट, उस एक्ट के पर्पस के बारे में पता चल पाता है, तो इसलिए हम इसे फर्स्ट पेज में अफिक्स करते हैं. राइट. सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट it is one of the cardinal principle of construction that where the language of the act is clear, the preamble must be disregarded. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अगर जो एक्ट है, जो इनैक्टमेंट है, वो अपने आप में क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, तो फिर हम प्रियम्बल को कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं. But where the object and meaning of enactment is not clear, तो फिर हम preamble को ध्यान में लाएंगे. We have to consider the preamble for clearing the object, the purpose of enacting that particular law. अब हम preamble शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो how can we left preamble of the constitution, right? अब जब आप इसे समझोगे तो कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. जैसे the preamble of the constitution of India is a major document which reveals the intention of constitution makers. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के इंटेंशन को अगर आपको जानना है तो फिर आप प्रियम्बल उठा के पढ़ो. And has been held by Supreme Court to be a major aid in the construction of Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है तो हमें सबसे पहले प्रियम्बल को पकड़ना होगा, क्योंकि प्रियम्बल क्या है? इट इज द मेजर एड एंड वी कैनॉट इग्नोर preamble while interpreting any constitutional provision. preamble को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है. और ये बेसिकली क्या है? एक की है, इट इज अ चाबी जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को ओपन कर सकते हैं, हम उनके इंटेंशन को समझ सकते हैं अगर हमने प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लिया. राइट. केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब कभी भी प्रियम्बल की बात होगी तो इस केस को जरूर रेफर किया जाएगा. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and its aid can be validly taken in interpreting constitutional provision. जब कभी भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रेट करेंगे तो फिर वहां हमें प्रियम्बल को एक मेजर एड टू इंटरप्रिटेशन के तौर पे अडॉप्ट करना होगा. अब आता है मार्जिनल नोट्स. राइट. जो मेन टेक्स्ट होता है, जो मेन स्टैट्यूट होता है, उसके ऊपर की गई ब्रीफ कमेंट्री जो कि एक साइड में दिया होता है वो कहलाता है मार्जिनल नोट्स. अ मार्जिनल नोट इज द साइड हेडिंग गिवन टू एवरी सेक्शन ऑफ द स्टैट्यूट व्हिच समराइजेस द इफेक्ट ऑफ होल सेक्शन. जो पूरे सेक्शन के इफेक्ट डेट को बताता है वो मार्जिनल नोट्स कहलाता है. द मार्जिनल नोट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोविजन. तो ये क्या है? पार्ट ऑफ प्रोविजन नहीं माना जाता है, इसलिए इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट एड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. केवल और केवल एम्बिग्यूटी के केस में ही हम मार्जिनल नोट्स को देख सकते हैं. अगर हम
इस बात पर अटके हुए हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्शन का इफेक्टिव डेट क्या है, तो फिर वी कैन रेफर द मार्जिनल नोट्स गिवन ऑन द अदर साइड ऑफ द पेज। मेनली आप देखोगे कि जो नीचे का पैरा होता है, एकदम नीचे का, जिसमें इफेक्टिव डेट लिखा होता है, वो मार्जिनल नोट्स कहलाता है। ठीक, फिर आता है प्रोवाइजो। जनरल रूल का एक्सेप्शन प्रोवाइजो कहलाता है, जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के जनरल एप्लीकेबिलिटी को, उसके स्कोप को लिमिट कर देता है, वो कहलाता है प्रोवाइजो। द प्रोवाइजो जनरली कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। तो ये क्या है? एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल enacted in the main section, and it prevails over the provisions of sections and control its meaning। तो प्रोवाइजो बेसिकली उस सेक्शन के मीनिंग को कंट्रोल करता है। कैसे? आइए समझते हैं। जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ा और जब हमने सेक्शन 16 को देखा, सॉरी, जब हमने सेक्शन 14 को देखा, जब हमने प्रोवाइजो पढ़ा, अब क्योंकि मैंने हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट कर दिया है तो मैं इसी पर्टिकुलर एक्ट को रेफर कर रहा हूं। जब हमने सेक्शन 14 को देखा तो हमने ये समझा कि सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है नो पिटिशन ऑफ डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज। लेकिन आगे कहा गया है प्रोवाइडेड दैट, अगर मैं रीड करूं, yes, provided that the court may upon application made to it in accordance with such rules as may be made by high court। तो जो जनरल रूल है सेक्शन 14 में वो ये है कि कोई भी कोर्ट किसी भी प्रकार के डिवोर्स पिटिशन को, फिर चाहे वो कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डिवोर्स हो या डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पिटिशन हो, उसे विवाह के 1 साल के अंदर अंदर ना तो फाइल किया जा सकता है, ना ही कोई कोर्ट उसे एंटरटेन कर सकती है। दिस इज द जनरल रूल। लेकिन इसी जनरल रूल को लिमिट किया गया है प्रोवाइजो में और कहा गया है कि एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी के केस में विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज डिवोर्स पिटिशन में बी प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये जो प्रोवाइजो है ये एक्सेप्शन की तरह एक्ट करता है और मेन सेक्शन के स्कोप को लिमिट कर देता है। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन के बारे में। व्हाट इज इलस्ट्रेशन? तो इट इज बेसिकली एग्जांपल्स, जो कि हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन को और भी क्लैरिफाई कर देता है, लीगल प्रोविजन को सिंपल कर देता है समझने में और उसके कॉमन सेंस को डिराइव करने में इलस्ट्रेशंस यानी एग्जांपल्स मदद करते हैं। फिर आता है शेड्यूल्स। बेसिकली जो स्टैट्यूट हैं वो वेरियस पार्ट्स और शेड्यूल्स में बटे होते हैं। द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस एंड इजी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्कीम एंड लेआउट। तो ये क्लासिफिकेशन वेरियस पार्ट्स में, स्केड्यूल्स में या चैप्टर्स में ये किस लिए किया जाता है? कन्वीनियंस के लिए किया जाता है, ताकि जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए। Tables which have additional information that is not mentioned in the articles। तो जो आर्टिकल्स में बातें छूट गई हैं और अब हमें कुछ नया ऐड करना है तो हम उसे शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स था, बाद में 12 शेड्यूल्स किया गया। राइट, तो ये जो शेड्यूल्स हैं आप
एनेक्शर टू ए बुक समझ सकते हो, यानी किसी बुक के एडिशन में जब आप कोई बुक लाते हो रेफरेंस के तौर पे, तो वो कहलाता है शेड्यूल्स, राइट। ऐसे टेबल्स जो अपने आप में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आर्टिकल्स में नहीं मेंशन होते हैं, वो शेड्यूल में मेंशन होते हैं, राइट। फिर है एक्सप्लेनेशन। एन एक्सप्लेनेशन इज एडेड टू अ सेक्शन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो उस वर्ड के मीनिंग को एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेनेशन एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। एंड टू क्लैरिफाई द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को भी क्लैरिफाई किया जाता है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, बाय रिमूविंग द डाउट which might arise if explanation was not given। तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता तो हो सकता था कि आपको उस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविजन को लेकर के कोई डाउट हो, तो उसे क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जब आप बेयर एक्ट को पढ़ोगे, किसी भी बेयर एक्ट को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे प्रोवाइडेड दैट, फिर लिखा रहता है नीचे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन डाउट्स, कंफ्यूजन्स को रिमूव करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। लास्ट वन इज डेफिनेशन क्लॉज। The terms and expressions used in statute are generally defined in the beginning of the statute। तो बेसिकली किसी भी स्टैट्यूट में जो टर्म्स, जो एक्सप्रेशन यूज किया गया होता है और जो उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का इंटीग्रल पार्ट है, उसे पहले ही डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन कर दिया जाता है, उसके मीनिंग को क्लियर कर दिया जाता है। और जब तक एक्ट में इस बात का उल्लेख स्पेशली नहीं किया जाता है कि यहां इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये जो टर्म है इसके मीनिंग को हम इस तरह से डिराइव करेंगे या इसके मीनिंग को हम इस मीनिंग से कंक्लूड करेंगे, तो जब तक ये चीज स्पेशली दिया नहीं जाता है तब तक उन सभी टर्म्स, उन सभी एक्सप्रेशन के उस मीनिंग को हम डिराइव करेंगे जो ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज में दे रखा है, ठीक है। द डेफिनेशन क्लॉज इज इंसर्टेड टू अवॉइड द unnecessary repetition of definition every time the word or expression is used in this statute। तो हमने क्या किया, जो वर्ड्स बार बार रिपीट किए जाएंगे हम उन्हें बार बार डिफाइन तो नहीं करेंगे, तो हम उन्हें डेफिनेशन क्लॉज में ही डिफाइन कर दे रहे हैं, राइट। The definition of the term given in definition clause qualifies the entire statute and that term is understood subject to the definitions given in the beginning unless there is anything repugnant its subject or context। तो अगर स्टैट्यूट में ये कहा जा रहा है कि यहां जो टर्म, जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है, इसे हम डेफिनेशन क्लॉज में दिए गए मीनिंग के बेसिस पर नहीं समझेंगे बल्कि इस तरह से समझेंगे, तो उसे छोड़ करके जब कभी भी जहां भी उस पर्टिकुलर टर्म को, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज किया जाएगा उसके मीनिंग को हम डेफिनेशन क्लॉज से रेफर करेंगे। फिर एक होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अगर डेफिनेशन क्लॉज नहीं है, किसी टर्म, किसी एक्सप्रेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, तो किस तरह से, किस वे में उसके मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाएगा वो चीज लिखा रहता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो किसी भी एक्ट में दो तरह के क्लॉज हो सकते हैं, वेदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन क्लॉज। आप देखोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ना कि डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, जो हमें मदद करता है एड्स टू इंटरप्रिटेशन में। टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, डेफिनेशन क्लॉज, शेड्यूल्स, इन 8
इंटरनल एड्स को हमने समझ लिया। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, राइट। तो अपने नेक्स्ट और अपने लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन के बारे में, जहां हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, बिल्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, कमिटी रिपोर्ट्स, डिक्शनरी, फॉरेन डिसीजंस एंड लॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।